ओके, सो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स हमने देखी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में एल्काइल हैलाइड्स दे आर पोलर मॉलिक्यूल। हेलोजन की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण बॉन्ड में पोलैरिटी रहती है, मगर ये पोलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं रहती है कि एल्काइल हैलाइड्स में अच्छे डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस पाए जाए। तो चूंकि ये पोलैरिटी कम है, डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एल्काइल हैलाइड्स की जो प्रॉपर्टी डिसाइडिंग फोर्सेस रहते हैं, दे आर द वान डर वाल फोर्सेस। एल्काइल हैलाइड्स के प्रॉपर्टी डिसाइडिंग फोर्सेस वान डर वाल फोर्सेस रहते हैं। वान डर वाल फोर्सेस वीक रहते हैं और ये मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। दैट्स व्हाई एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड में ज्यादा सरफेस एरिया आयोडाइड का रहेगा और इसलिए इसमें वान डर वाल फोर्सेस ज्यादा रहेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इस ऑर्डर में इंक्रीज होता है। अगर वान डर वाल अगर डायपोल फोर्सेस से देखते तो इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था। तो एल्काइल हैलाइड्स आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन द करस्पॉन्डिंग एल्केन्स, क्योंकि एल्केन्स में बिल्कुल भी पोलैरिटी नहीं रहती है, इसलिए उनमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी कम रहते हैं। लेकिन एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एल्कोहल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा रहते हैं। तो एल्केन्स की तुलना में एल्किल हैलाइड्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास वाले को अगर बात करें, लगभग सेम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, और एल्कोहल्स के ज्यादा रहते हैं। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। एल्किल हैलाइड्स में वान डर वाल फोर्स है, डायपोल फोर्स भी हल्के से है। इनमें केवल वान डर वाल फोर्स है, कोई पोलैरिटी मॉलिक्यूल में नहीं है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्किल हैलाइड्स में बॉन्ड पोलैरिटी रहती है, एल्किल हैलाइड्स में बॉन्ड में पोलैरिटी रहती है एंड बिकॉज ऑफ दिस हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, कार्बन एटम पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज रहता है। और चूंकि इस कार्बन एटम पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज रहता है, और दूसरी बात हैलोजन्स बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप रहते हैं। हैलोजन्स क्योंकि काफी अच्छे लीविंग ग्रुप रहते हैं, बिकॉज जितना वीक बेस रहता है उतना अच्छा लीविंग ग्रुप रहता है। हमने देखा ही हैलाइड आयंस काफी अच्छे से आसानी से लीव कर सकते हैं, बिकॉज ये हैलाइड आयन काफी वीक बेस होते हैं। लीविंग ग्रुप एबिलिटी बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। जितनी कम बेसिसिटी रहेगी उतना अच्छा लीविंग ग्रुप रहेगा। तो हैलाइड आयन बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप रहते हैं क्योंकि ये वीक बेस है, क्योंकि इनके कॉन्जुगेट एसिड काफी स्ट्रॉन्ग है। तो हैलाइड आयंस काफी आसानी से लीव कर सकते हैं, और इस हैलोजन के कारण इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। तो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इस एल्किल हैलाइड पे अटैक कर सकती है। तो जैसे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अच्छा लीविंग ग्रुप निकल जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कार्बन पर हैलाइड की जगह न्यूक्लियोफाइल आके लग जाता है। तो अगर हम एल्किल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो द मेजर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्किल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। The alkyl halide gives chemical properties as nucleophilic substitution reaction, जिसका कि जनरल फॉर्मेट हमने ये लिखा है। हैलाइड आयंस इतने अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, हैलाइड आयंस इतने अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं कि ये वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल से भी लीव कर जाते हैं। हल्का सा वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल भी है तो भी ये लीव कर जाएंगे।
तो कोई भी एक वीक न्यूक्लियोफाइल इवन कितना ही वीक क्यों ना हो, वो हैलाइड आयंस को आसानी से निकाल सकता है। तो एल्केल हैलाइड्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, ये हमने जनरल पाथवे लिखा। अब हम एक काम करते हैं, इस न्यूक्लियोफाइल को बदलते जाए और एक लिस्ट बना लें, सारे न्यूक्लियोफाइल की एक लिस्ट बना लें और ये न्यूक्लियोफाइल इस हैलाइड आयंस को निकालते जाएंगे। तो एक साथ हम एल्केल हैलाइड्स की 14-15 प्रॉपर्टीज एक साथ याद कर सकते हैं। तो एल्केल हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज याद करना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैलाइड आयन को डिस्प्लेस कर देता है, और ये हैलाइड आयन जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतनी आसानी से डिस्प्लेस होगा। तो टुवर्ड्स दिस रिएक्शन reactivity, iodide is greater than bromide is greater than chloride is greater than fluoride ऑर्डर में रहेगी, क्योंकि आयोडाइड आयन वीकेस्ट बेस होगा। आयोडाइड आयन वीकेस्ट बेस होगा क्योंकि HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, HI HBr HCl और HF में। तो एल्किल आयोडाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे आसानी से होता है। ब्रोमाइड क्लोराइड में भी आसानी से होता है, जनरली फ्लोराइड नहीं लेते हैं क्योंकि फ्लोराइड उतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। तो दिस इज द जनरल फॉर्मेट। अब हम न्यूक्लियोफाइल्स को बदलते जाएंगे और एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें ये न्यूक्लियोफाइल बदलता जाएगा और वो इस हैलाइड को हटाता जाएगा और करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनते जाएंगे। पहले हम नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल दो प्रकार के हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? दे आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। ऑल लुईस बेसेस आर न्यूक्लियोफाइल। जितने भी लुईस बेस होंगे वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। लुईस बेस एक तो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं और दूसरा ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिनके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो पहले हम नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स लेते हैं। सपोज ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आयन है, दैट कैन बी कम फ्रॉम एक्वस KOH। अगर ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आयन है, एक्वस KOH से आ सकता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हैलाइड को हटाकर दूध लगेगा। द प्रोडक्ट विल बी अल्कोहल। दिस कैन बी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अगर ये न्यूक्लियोफाइल एक कार्ब एनायन है, जैसा कि हमने देखा था कोरी हाउस सिंथेसिस में, कोरी हाउस सिंथेसिस रिएक्शन में जो लास्ट स्टेप होती थी वो R2CuLi से एक कार्ब एनायन आता था। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कार्बन आयन प्रोवाइड करते हैं। ये कार्बन आयन जाकर इस हैलाइड को हटाएगा। सपोज ये R डैश है, तो यहाँ पर R डैश एक एल्केन बनेगी। तो कोरी हाउस सिंथेसिस की जो लास्ट स्टेप होती थी जिसमें एल्केन बनती थी वो ये रिएक्शन है। सिमिलरली अगर ये न्यूक्लियोफाइल एक साइनाइड आयन है, अगर न्यूक्लियोफाइल साइनाइड आयन होगा that can be come from पोटेशियम साइनाइड, तो एल्किल साइनाइड बनेंगे। तो एल्किल साइनाइड विल बी द प्रोडक्ट। लेकिन अगर ये न्यूक्लियोफाइल साइनाइड आयन है लेकिन ये AgCN से आया होगा, तो यहाँ पर एल्किल साइनाइड के बजाय मेजर प्रोडक्ट के रूप में एल्किल आइसोसाइनाइड बनते हैं। तो अभी हम इसका रीजन देखेंगे कि साइनाइड आयन अगर पोटेशियम साइनाइड से आते हैं तो एल्किल साइनाइड प्रोडक्ट बनता है, लेकिन अगर साइनाइड आयन सिल्वर साइनाइड से आते हैं तो आइसोसाइनाइड मेजर प्रोडक्ट क्यों मिलता है। इसी प्रकार से ये न्यूक्लियोफाइल अगर नाइट्राइट आयन है NO2 नेगेटिव, और अगर ये पोटेशियम नाइट्राइट से आया है तो ये एल्काइल नाइट्राइट देता है। लेकिन अगर ये नाइट्राइट आयन सिल्वर नाइट्राइट से आता है तो ये नाइट्रो एल्केन देता है। तो हमने देखा कि साइनाइड आयन के सोर्स के आधार पर मेजर प्रोडक्ट डिफर करता है।
नाइट्राइट आयन के भी सोर्स के आधार पर मेजर प्रोडक्ट डिफर करता है। अभी इसका रीजन हम देखेंगे। तो एल्केल हैलाइड्स की जनरल प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, न्यूक्लियोफाइल आकर हैलाइड आयन को डिस्प्लेस कर सकता है। ये हैलाइड आयन, ये न्यूक्लियोफाइल OH आयन है, कार्बन आयन है, साइनाइड आयन है, नाइट्राइट आयन है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल अल्कोक्साइड आयन होता है जो कि किसी सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड से आता है, अगर ये अल्कोक्साइड आयन है जो कि सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड से आता है, तो ये जाकर इस न्यूक्लियोफाइल, ये जाकर इसको हटाएगा। द प्रोडक्ट विल बी ईथर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। अगर एक एल्केल हैलाइड पर सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड की रिएक्शन कराएं तो अल्कोक्साइड आयन हेलोजन को निकाल देता है और एक ईथर प्रोडक्ट बनाता है। दिस इज विलियमसन सिंथेसिस, ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये एल्किल साइनाइड की प्रिपरेशन है, ये एल्किल आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन है। एल्किल नाइट्राइट बनाना है या नाइट्रो एल्केन बनाना है, ईथर्स प्रिपेयर करना है। तो ये हमने देखा कि जितने भी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो आकर हेलोजन को हटाते जा रहे हैं। और नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, अगर मान लीजिए ये अमाइड आयन है। अमाइड आयन वैसे तो सब्स्टिट्यूशन देंगे नहीं, लेकिन ये अमाइड आयन अगर सब्स्टिट्यूशन देंगे तो प्राइमरी अमीन बनाएंगे। अमाइड आयन सब्स्टिट्यूशन नहीं देंगे। अमाइड आयन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वो एल्केल हैलाइड पे सब्स्टिट्यूशन देने के बजाय एलिमिनेशन दे देंगे। तो इस रिएक्शन को हम यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि प्राइमरी अमीन बहुत माइनर क्वांटिटी में बनेगा। तो ये सारे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। या ये न्यूक्लियोफाइल अगर एक एल्काइनाइड आयन होता है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल एक एल्काइनाइड आयन होता है, किसी एल्काइन का एसिडिक H बेस से अगर आपने निकाल दिया, अगर एक एल्काइन थी उसके पास एक एसिडिक H था, अगर आपने किसी बेस से उसको निकाल दिया तो ये एक एल्काइनाइड आयन बनेगा। और इससे जब वहां पर ये अटैक करेगा तो ये R-C ट्रिपल बॉन्ड सी न्यूक्लियोफाइल उस R पे जाके लग जाएगा और ये एक हायर एल्काइन बनाएगा विथ मोर नंबर ऑफ कार्बन। ये रिएक्शन हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस में देखी थी। जब हम किसी लोअर एल्काइन को लेते थे और उसको सोडियम या पोटेशियम से रिएक्शन करा के उसका न्यूक्लियोफाइल बना लेते थे, फिर ये न्यूक्लियोफाइल को किसी एल्किल हैलाइड पे रिएक्शन करा देते थे। ये वाली रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये एक लिस्ट है नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स की। दिस इज अ लिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। नाउ इस प्रकार से हम एक एल्किल हैलाइड से अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल को चेंज करके। और ये सब नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल थे। इसके अलावा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। और जब कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो वो भी इसी पाथवे से प्रोडक्ट्स बनाता जाएगा। तो अब इस लिस्ट के बाद हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स ले लेते हैं। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, सपोज अमोनिया। अमोनिया मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ इट्स लोन पेयर एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये एल्किल हैलाइड पे जब जाके अटैक करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा और एक प्राइमरी अमीन बना लेगा। जब कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल का काम करता है तो वो अपने लोन पेयर के कारण न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, लेकिन इस कारण से उस पर एक प्लस चार्ज आ जाता है क्योंकि उसने अपना लोन पेयर दिया था। ये अपने लोन पेयर को वापस रीगेन करने के लिए अपना एक H+ रिलीज करता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अमोनिया मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल था, लेकिन जब वो लगा तो यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा, एक H कम हो गया, वो इस कारण से कम होगा। तो न्यूट्रल अमोनिया न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, अगर अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है एल्किल हैलाइड के लिए तो प्राइमरी अमीन बनेगा।
लेकिन ये प्राइमरी अमीन खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, क्योंकि अभी इसके पास एक लोन पेयर फिर आ गया है और इसके पास 2 H है। तो इफ प्राइमरी अमीन इज अ न्यूक्लियोफाइल for an alkyl halide, then it will give secondary amine. Same वैसी रिएक्शन है। और when a secondary amine is a nucleophile, then it will give tertiary amine. नाइट्रोजन पे लोन पेयर के कारण ये लोग न्यूक्लियोफाइल हुआ करते थे, लेकिन बदले में अपना H+ निकालते थे। प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन बना देगा, सेकेंडरी अमीन टर्शियरी अमीन बना देगा। टर्शियरी अमीन जनरली न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करता है। इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, लेकिन बदले में निकालने को फिर H+ नहीं। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड के लिए इसी प्रकार से एल्किल हैलाइड पर SH- आयन न्यूक्लियोफाइल होता है, तो थायो अल्कोहल बनते हैं। इसी प्रकार से अगर SR अटैक करता है तो थायो ईथर बनते हैं। तो वी कैन फॉर्म अ लिस्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, जिसमें न्यूक्लियोफाइल्स लीविंग ग्रुप हेलोजन को हटाते जाएंगे। तो एल्किल हैलाइड्स बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप रखते हैं, हेलोजन्स बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल भी इनको हटा सकता है। इसलिए एल्किल हैलाइड्स काफी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड है, क्योंकि इनको काफी सारे रिएक्टेंट्स के थ्रू बनाया जा सकता है और इनसे काफी आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा के बहुत अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड्स आर अ इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स टू हैव एनी ऑर्गेनिक कन्वर्जन। अगर एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपको कन्वर्ट करना है और वो कन्वर्जन डायरेक्टली नहीं हो पाता है, तो वाया एल्किल हैलाइड्स उसको करा लिया जाता है। सपोज एक फंक्शनल ग्रुप है, उससे दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपको बनाना है, लेकिन वो डायरेक्ट कन्वर्जन उनकी कोई रिएक्शन नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं, यदि एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरा फंक्शनल ग्रुप की डायरेक्ट रिएक्शन आपके पास में नहीं है, तो पहले वाले फंक्शनल ग्रुप को एल्किल हैलाइड में चेंज कर देंगे और उस एल्किल हैलाइड से उस दूसरे फंक्शनल ग्रुप को ले आएंगे। तो ये काफी अच्छे इंटरमीडिएट कंपाउंड हो जाते हैं रिएक्शंस में। दीज आर द वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो एल्किल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज याद करना उतना कठिन नहीं है। आप एक जनरल फॉर्मेट लिखकर एक लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें आप न्यूक्लियोफाइल्स बदलते जाए। इनके अलावा जितने न्यूक्लियोफाइल यहाँ लिखे हैं, उनके अलावा और भी न्यूक्लियोफाइल्स लिए जा सकते थे, वो एल्किल हैलाइड्स पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देंगे। तो एल्किल हैलाइड्स में जो मेजर प्रॉपर्टी होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये नहीं होती कि एल्किल हैलाइड्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। अभी हमने देखा कि 14-15 रिएक्शंस हमने यहाँ लिख ली, उनको याद भी कर सकते हैं आसानी से। बात यह है कि ये रिएक्शन होती किस तरह से, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्किल हैलाइड्स पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के दो मैकेनिज्म हो सकते हैं। पहला मैकेनिज्म कि एल्किल हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल जब आए उसी मोमेंट पे न्यूक्लियोफाइल निकल के चला जाए। जिस मोमेंट पे न्यूक्लियोफाइल आके टकरा रहा है उसी समय पर ये निकले, मतलब इस न्यूक्लियोफाइल का इस एल्किल ग्रुप के साथ बॉन्ड का बनना और इस लीविंग ग्रुप का निकलना दोनों सेम टाइम पर हो, कंसर्टेड मैनर में हो, सो दैट न्यूक्लियोफाइल जब आके टकराए और लिविंग ग्रुप उसी समय डिपार्ट करे, तो न्यूक्लियोफाइल जिस मोमेंट पर एल्किल ग्रुप से जुड़ रहा होगा उसी मोमेंट पर लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो रहा होगा। इस न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज कम हो रहा होगा, इस लिविंग ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। और जब ये बॉन्ड पूरी तरह टूट जाए, ये बॉन्ड पूरी तरह से बन जाए, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और हैलाइड आयन डिपार्ट कर जाए। तो जो भी कुछ हुआ वो एक ही टाइम पर हो गया,
दिस रिएक्शन इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। ये हमने पहले देख लिया ऑलरेडी, लेकिन अब हम इसके डिटेल देखेंगे। तो ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, substitution nucleophilic internal, sorry not internal, substitution nucleophilic बाइमोलिकुलर, ये बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। लेकिन इस रिएक्शन के होने का एक दूसरा तरीका हो सकता था, इस रिएक्शन के होने का एक दूसरा तरीका और हो सकता था। न्यूक्लियोफाइल जब आता तो उसके पहले ही लीविंग ग्रुप चला जाता, न्यूक्लियोफाइल के आने के पहले ही ये लीविंग ग्रुप चला जाता और इस लीविंग ग्रुप के जाने से एक कार्बोकेटायन छूट जाता। बाद में इस कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाता। ये रिएक्शन इस प्रकार से होती। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड SN1 मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शन होने के दो रास्ते थे। एल्किल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो रास्तों से होता है, SN2 कंसर्टेड मैकेनिज्म और SN1 न्यूक्लियोफाइल के आने के पहले लीविंग ग्रुप चला जाता है, कार्बोकेटायन बचता है, उस पे न्यूक्लियोफाइल आके लग जाता है। तो इन दोनों मैकेनिज्म्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। SN2 मैकेनिज्म और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, SN2 मैकेनिज्म और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। SN2 मैकेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? अभी मैंने बताया SN2 रिएक्शन किसको कहते हैं? जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक, जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक जिस समय पे होता है लीविंग ग्रुप उसी समय डिपार्ट करता है। तो न्यूक्लियोफाइल जिस मोमेंट पर एल्किल ग्रुप से जुड़ रहा होता है उसी मोमेंट पर लीविंग ग्रुप डिपार्ट कर रहा होता है। लीविंग ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज कम हो रहा होता है क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल लिया है। और ये रिएक्शन जब पूरी हो जाएगी, ये रिएक्शन जब पूरी हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो चुका होगा और लीविंग ग्रुप डिपार्ट हो चुका होगा। तो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हुई, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप में हो गई। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। चूंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो यही इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। चूंकि रिएक्शन में एक ही स्टेप है तो यही इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। और एक रिएक्शन में अगर एक ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी दो है, एक ही मोमेंट पे दो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, तो इट इज बाइमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, बाइमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी दो है। ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है। द ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का ब्रेक होना एक साथ हो रहा है। जिस समय पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसी समय पर ये बॉन्ड बन रहा है, जिस समय बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसी समय ये बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड्स का बनना और ब्रेक होना एक ही समय पे हो रहा है। तो दिस इज कंसर्टेड मैकेनिज्म। इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। रिएक्शन का रेट एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करेगा। अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं और एल्किल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ाना चालू किया, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, और न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो भी रेट बढ़ेगा। इट विल फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। द रेट ऑफ रिएक्शन will depend upon the concentration of alkyl halide and the concentration of nucleophile both. तो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। रेट ऑफ रिएक्शन एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। इट विल फॉलो, इट विल इन्वॉल्व नो इंटरमीडिएट, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा।
चूंकि ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गई तो कोई बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म कार्बोकेटायन वगैरह जैसा नहीं बनेगा। और चूंकि इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इस रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। कार्बोकेटायन वगैरह बनता तो वो हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट कर जाता और कोई रीअरेंज और कोई इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेता। Walden inversion is the characteristics of this reaction. इसमें Walden inversion होता है। Walden inversion जो कि इस कार्बन पे मैंने बताया था पिछली क्लास में। अगर इस रिएक्शन मैकेनिज्म को हम प्रॉपर तरीके से देखें तो इस रिएक्शन में इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक चूंकि कंसर्टेड मैनर में हो रहा है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। ये एक टेट्राहेड्रा है, ये पेन लीविंग ग्रुप है। जब लीविंग ग्रुप डिपार्ट करता है तो इस लीविंग ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल उसी डायरेक्शन से आता है जिस डायरेक्शन से लीविंग ग्रुप डिपार्ट हो रहा है तो लीविंग ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इनमें रिपल्शन होगा और रिपल्शन इस न्यूक्लियोफाइल की काइनेटिक एनर्जी को कम कर देगा, तो ये प्रॉपर तरीके से टकरा नहीं पाएगा कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता। इसके बजाय लीविंग ग्रुप के डिपार्ट होने के जस्ट अपोजिट साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल आके टकराता कार्बन पे तो लीविंग ग्रुप इधर से डिपार्ट हो रहा होता, इसका नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल के पास रिपेल नहीं कर पाता और ये इसको प्रॉपर तरीके से टकरा के निकाल देता। मतलब टेट्राहेड्रा के जिस फेज से लीविंग ग्रुप का निकलना है न्यूक्लियोफाइल का उसी फेज से आना इस रिएक्शन मैकेनिज्म में फॉरबिडन रहेगा। ये आपको प्रोडक्ट नहीं देगा। न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच अपोजिट डायरेक्शन से होना ये आपको इस रिएक्शन में प्रोडक्ट दे देगा। तो दिस इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन। 3 डायमेंशनल स्पेस में न्यूक्लियो मॉलिक्यूल्स किस डायरेक्शन से आके अटैक करते हैं वो उस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है। तो इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री ये रहती है कि न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच लीविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट साइड से होना चाहिए, केवल वही कोलिजन इफेक्टिव होंगे, ये कोलिजन नॉन इफेक्टिव हो जाएंगे। अच्छा, जब ये कोलिजन इफेक्टिव होगा और ये R1 R2 R3 तीन ग्रुप है, लीविंग ग्रुप यहाँ से जा रहा है और जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से टकराएगा तो ये तीनों ग्रुप अपने पोजीशन पे स्ट्रेच होकर फैल जाएंगे, प्लेन पे जाएंगे और फिर बाद में ऊपर की तरफ पलट जाएंगे। तो यहाँ पर अगर तीन ग्रुप R1 R2 R3 लगे होते, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ से अप्रोच किया तो ये प्रोडक्ट में अपोजिट साइड पे पलट चुके होंगे। मतलब न्यूक्लियोफाइल इधर लगेगा, R1 R2 R3 पीछे की तरफ पलट चुके होंगे। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कहलाता है और दिस इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन। टेट्राहेड्रा पे जब न्यूक्लियोफाइल टकराता है तो बाकी के तीन ग्रुप अपना कॉन्फिगरेशन पलट जाता है उनका, तो ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन है। और वाल्डन इन्वर्जन और प्रॉपर तरीके से अगर हम देखें तो सपोज आपके पास में ये एक टेट्राहेड्रा है, R1 R2 R3 ये तीन ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल है जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ये जब आके टकराता है तो बैक साइड अटैक करेगा, तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट में इस कार्बन पे R1 R2 R3 ऐसे हैं तो वो स्ट्रेच होके प्लेन पे जाएंगे। R1 R2 R3 न्यूक्लियोफाइल इधर से अप्रोच किया है और लीविंग ग्रुप बिल्कुल दूर उसके है। फिर जब ये बॉन्ड पूरा बन जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो चुका होगा, R1 R2 R3 इधर लग चुके होंगे, तो ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा इस टेट्राहेड्रा में। इस पोजीशन R1 R2 R3 की अपना कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट कर चुकी है, ये वाल्डन इन्वर्जन कहलाता है। और ढंग से अगर इस रिएक्शन को देखें तो ऑर्बिटल डायग्राम पे अगर हम देखें, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। बीइंग sp3 हाइब्रिडाइज, इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा इस बॉन्ड का, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये उसकी बड़ी लोब है और ये उसकी छोटी लोब है। ये हेलोजन लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ये
न्यूक्लियोफाइल चूंकि जस्ट अपोजिट साइड से अप्रोच कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल जस्ट इधर से आके अप्रोच करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस छोटी लोब में भरने लगता है। जब न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस छोटी लोब में भरने लगता है, तो इस छोटी लोब को इलेक्ट्रॉन मिलने से ये छोटी लोब बड़ी होने लगती है, लेकिन तब तक इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जाने लगते हैं, तो ये लोब छोटी होने लगती है, तो ये लोब टाइम के साथ छोटी हो रही होती है, ये लोब टाइम के साथ बड़ी हो रही होती है। वी कैन पिक्चराइज द ट्रांजिशन स्टेट लाइक दिस। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। ये न्यूक्लियोफाइल है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर फिल अप हो रहा है, जिससे छोटी लोब बड़ी होने लगी, ये बड़ी लोब छोटी होने लगी। नाउ वी कैन सी कि विद द जैसे जैसे रिएक्शन होती जाती है, टाइम बढ़ता जाता है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज था, ये कार्बन sp3 से sp2 हो जाता है, ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल जैसा हो गया। जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा तो उसके p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर प्लेन में तीन ऑर्बिटल 120 डिग्री पर रहेंगे, 120 डिग्री पर, तो ये 120 डिग्री पर ये तीन ऑर्बिटल प्लेन के आगे ऐसे ऐसे फ्लैट हो। अभी ये लोग बढ़ती जा रही है, ये लोग छोटी होती जा रही है, तो फाइनली ये लोग पूरी बड़ी हो जाती है और ये लोग छोटी हो जाती है, और टेट्राहेड्रा पलट के ऐसा हो जाता है। तो दिस इज द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। पूरा नहीं दिख रहा है? तो ये जो छोटी लोब थी, इसमें न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड भरता गया था, तो ये लोग बड़ी होने लगी और ये लोग छोटी होने लगी, तो कार्बन लगभग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और जब ये लोग पूरी तरह से बड़ी हो गई, ये लोग पूरी तरह से छोटी हो गई और न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग चुका है, तो ये r1 r2 r3 जो प्लेन पे ऐसे हो गए थे, ये पलट के पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो ये ऑर्बिटल पिक्चर है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन का। तो दिस इज द SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, ये बायमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन और एल्किल एसिड के कॉन्सेंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करेगा। इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा, सीधे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक बिल्कुल बैक साइड से ही पॉसिबल है, तो इसमें वॉल्डेन इन्वर्जन होगा। R1 R2 R3 ग्रुप ऐसे हैं तो पलट के पीछे चले जाएंगे। दिस इज वॉल्डेन इन्वर्जन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म की अगली कैरेक्टरिस्टिक्स, इस रिएक्शन मैकेनिज्म, अच्छा चूंकि इस रिएक्शन में ये मान लीजिए आपके पास में एक पर्टिकुलर एनेंटियोमर होता, तो आपको ये प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर एनेंटियोमर ही देगा। सपोज ये एक पर्टिकुलर एल्किल हैलाइड का एक एनेंटियोमर है, इसका जो प्रोडक्ट बना उसका R एनेंटियोमर यहाँ बनना है, तो इस वाले से केवल R ही बनेगा, इस वाले से S नहीं बनेगा। तो जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर ही बनाता है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। तो SN2 मैकेनिज्म स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, रिएक्टेंट का एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर ही फॉर्म करता है। अच्छा अगर ये R एनेंटियोमर है, अगर ये R एनेंटियोमर है तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन R1 R2 R3 का इन्वर्ट हो गया है, तो ये S एनेंटियोमर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है।
कॉन्फ़िगरेशन पलट गया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि R का S हो जाएगा, क्योंकि CIP रूल्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी नंबर इनके 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 कुछ अलग हो सकते थे, और यहाँ पर ये ग्रुप भी बदल चुका, हो सकता है इसको प्रायोरिटी कुछ ऐसी मिली कि इसका नाम आ रही है। इसलिए नेमिंग अगर हम देख रहे हैं तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि SN2 रिएक्शन में R मॉलिक्यूल पे रिएक्शन होने से S हो जाता है। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होता है, लेकिन R का S हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। R का S भी हो सकता है, R से R भी बन सकता है, लेकिन ये है कि R से अगर S बनेगा किसी रिएक्शन में तो वहां R नहीं बनेगा, या R से R बन रहा होगा तो S नहीं बनेगा। रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म। नाउ और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, यदि हम मान लीजिए डिफरेंट टाइप के एल्किल हैलाइड्स लेते हैं तो SN2 रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा रहेगी। द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस मैकेनिज्म, पहले देखते हैं द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases या favors this mechanism, increases the rate of reaction or favors this mechanism. The presence of electron withdrawing group favors this mechanism. अगर इस कार्बन पे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, सपोज यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड, तो ये C डबल बॉन्ड ग्रुप अपने -I इफेक्ट के कारण या -M के कारण जब इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो वो इस कार्बन पे आने वाले पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण ही अटैक करता है, क्योंकि ये बॉन्ड में हल्की सी पोलैरिटी थी। तो ऐसे ग्रुप जो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं इस कार्बन से, खासतौर से अल्फा जगह पे लगे हुए, और कहीं दूर लगा तो बात अलग है, लेकिन अगर पास में लगे हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं तो वो इस कार्बन पे प्लस चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पर इजी कर देते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फेवर्स दिस मैकेनिज्म। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन के पास लगे होते हैं तो वो एल्किल हैलाइड्स पे SN2 सब्स्टिट्यूशन को फेवर कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने नॉर्मल एल्किल हैलाइड लिए हैं जिन पे ये R1 R2 R3 ग्रुप नॉर्मल एल्किल ग्रुप ही है, लेकिन आपने इनको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लिया हुआ है कि अगर आपके पास में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी 3 प्रकार के एल्किल हैलाइड है तो उनमें से SN2 रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी रहेगी। अगर आपके पास में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी 3 प्रकार के एल्किल हैलाइड है तो उनमें SN2 रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा रहेगी। सपोज आपके पास में ये एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये एक सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, और आपके पास में ये एक टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे जब अटैक करना है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तीनों ग्रुप के बीच में से घुस के यहाँ से अंदर से अटैक करता है। तो ये तीनों ग्रुप अगर बल्कियर होंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने में डिफिकल्टी देंगे। तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड विल रिएक्ट एट अ स्लोअर रेट। प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे उसमें फास्टर रेट से रिएक्शन होगी, तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड विल रिएक्ट फास्टर देन सेकेंडरी विल रिएक्ट फास्टर देन टर्शियरी। एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी ऑर्डर में रहेगी, एंड द रीजन इज द स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका रीजन रहेगा स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन आपने एल्किल हैलाइड तो सेम ली, आपने एल्किल हैलाइड में हेलोजन बदल दिया, तो ये तो हम देख ही चुके थे। एल्किल iodide will react faster than alkyl bromide will react faster than alkyl chloride will react faster than alkyl chloride because of better leaving group in the alkyl iodide. alkyl iodide में better leaving group है। मान लीजिए आपने एल्किल हैलाइड्स तो फिक्स रखी, आपने उसमें हेलोजन भी फिक्स रखा, लेकिन आपने रिएक्शन की मीडियम कंडीशंस बदल दी और फिर कंपैरिजन किया कि किस मीडियम में
ये रिएक्शन ज्यादा फास्टर रेट से होगी। अगर आपने मीडियम बदल दिया तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स दिस मैकेनिज्म। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे एसीटोन, ये आपको पता है, या डीएमएसओ या डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, डीएमएसओ, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड या डीएमएफ, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर तो है लेकिन एप्रोटिक है, मतलब ये इतना ज्यादा डायपोल मोमेंट नहीं रखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर तो रहते हैं लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते, उनको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। ये सॉल्वेंट किसी नेगेटिवली चार्ज आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में NaCl है, ये सॉल्वेंट में जाके टूटा तो सॉल्वेंट एसीटोन अगर हुआ जो कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये क्या करेगा, ये इस रिएजेंट के केटायन को तो सॉल्वेट कर देगा अपने लोन पेयर के कारण, लेकिन ये उसके एनायन को सॉल्वेट नहीं करेगा। ये केटायन को सॉल्वेट करेगा लेकिन उसके एनायंस को सॉल्वेट नहीं करेगा। जब केटायन सॉल्वेट हो गए मगर एनायन सॉल्वेट नहीं हुआ, तो ये जो एनायन रहेगा ये काफी अनस्टेबल हो जाएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता तो वो केटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट करता और दोनों को स्टेबल कर देता, लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट पार्शियलिटी करता है और हेंस इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ गई चार्ज की, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी का बढ़ जाने पे न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आसानी से देगा। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर बढ़ जाएगी तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा क्योंकि वो RDS है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर्स दिस मैकेनिज्म। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ या उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो वो रिएक्शन को फेवर करता है, क्योंकि अगेन न्यूक्लियोफाइल RDS में पार्ट ले रहा है। यदि न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस SN2 मैकेनिज्म। ये इस SN2 मैकेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एल्केल हैलाइड्स पे SN2 रिएक्शन होती है, लेकिन एल्केल हैलाइड्स कैन अंडरगो रिएक्शन बाय SN1 पाथवे आल्सो। SN1 पाथवे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? एल्केल हैलाइड चैप्टर में अधिकतर क्वेश्चंस में इसी बात का डिसीजन मेन हो जाता है कि रिएक्शन SN1 से कराई जानी चाहिए कि SN2 से होनी चाहिए। SN1 और SN2 से दोनों में कई बार अलग प्रोडक्ट बनते हैं और आपको क्वेश्चन में यही डिसाइड करना पड़ता है कि हम SN1 से कराएं रिएक्शन को कि SN2 से कराएं। तो SN1 पाथवे एक एल्केल हैलाइड है, इसमें न्यूक्लियोफाइल के आने के पहले ही लीविंग ग्रुप डिपार्ट कर गए। एक एल्केल हैलाइड थी, उसमें न्यूक्लियोफाइल के आने के पहले ही लीविंग ग्रुप डिपार्ट कर गए और इसके कारण एक कार्बोकेटायन बना। इस कार्बोकेटायन पर लेटर ऑन न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक किया। दिस मैकेनिज्म is called SN1 mechanism. क्योंकि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, एक आयन बन रहा है, जबकि सेकेंड रिएक्शन में आयन्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। आयनिक रिएक्शंस आर जनरली वेरी फास्ट, तो हम कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि ये इस रिएक्शन मैकेनिज्म की RDS होगी और ये फास्ट रिएक्शन होगी। क्योंकि इस रिएक्शन की RDS में केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्ट ले रहा है,
That's why it is called substitution nucleophilic unimolecular. तो the characteristics of SN1 reaction mechanism, और हम उनको कंपेयर करते जाए SN2 से, इसलिए SN2 रिएक्शन के लिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे रहने दिए। तो अगर हम कंपेयर करें, यहीं पर हमें दिख रहा है 5-6 कंपैरिजन तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म, ये एक 2 स्टेप मैकेनिज्म है। वैसे ये 3 स्टेप भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला कार्बोकेटायन अगर रीअरेंजमेंट कर जाता हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट तो एक स्टेप और बढ़ जाती। तो SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, SN1 मैकेनिज्म मल्टी स्टेप हो सकता है, कम से कम 2 स्टेप तो इसमें रहेंगी, और भी ज्यादा स्टेप हो सकती हैं। तो ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, ये मल्टी स्टेप मैकेनिज्म है, ये यूनिमॉलिक्यूलर है, इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यूनिमॉलिक्यूलर है, ये नॉन कंसर्टेड मैकेनिज्म है, इट विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। रिएक्शन का रेट सिर्फ एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसमें कार्बोकेटायन एज अ इंटरमीडिएट बनेगा, इसमें कार्बोकेटायन एज अ इंटरमीडिएट बनेगा, और जब इसमें कार्बोकेटायन इससे इंटरमीडिएट बनेगा तो इसमें रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपांशन वगैरह इसमें हो सकते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इस मैकेनिज्म से इजीली देखी जा सकती हैं। नाउ व्हाट अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन? जैसे SN2 रिएक्शन में पर्टिकुलरली इन्वर्जन ही होता था, इस रिएक्शन में क्या होगा? इस रिएक्शन में जब एल्किल हैलाइड से लीविंग ग्रुप डिपार्ट कर जाता है तो ये एक कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन एक फ्लैट मॉलिक्यूल रहता है, कार्बोकेटायन का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहता है। बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज, इसके R1 R2 R3 ग्रुप फ्लैट प्लेनर रहते हैं। नाउ न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है, R1 R2 R3 नीचे झुक जाएंगे, या न्यूक्लियोफाइल नीचे से आ सकता है, R1 R2 R3 ऊपर उठ जाएंगे। ये दोनों पॉसिबिलिटी इसके पास में रहती है, इसलिए इस रिएक्शन मैकेनिज्म में दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। न्यूक्लियोफाइल ऊपर से ही आके अटैक कर जाए जिससे R1 R2 R3 का कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहे, या न्यूक्लियोफाइल नीचे से आके अटैक करे जिससे R1 R2 R3 का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाए। तो दिस इज द रिटेंशन प्रोडक्ट, दिस इज द इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो यहाँ रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट दोनों फॉर्म होंगे। इस रिएक्शन में रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट दोनों फॉर्म होंगे। तो जहां SN2 रिएक्शन में कंप्लीट वॉल्डन इन्वर्जन होता है, यहाँ पर इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों होता है। बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन जनरेट हो रहा है। सपोज ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, मींस एसिमेट्रिक कार्बन है, और बीइंग एसिमेट्रिक कार्बन ये और ये दोनों आपस में एनेंटियोमर रहेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे। द क्वेश्चन इज कि ये दोनों मिरर इमेज मॉलिक्यूल बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में मिलेंगे या कम ज्यादा मिलेंगे। इस मॉलिक्यूल से एक स्टीरियो आइसोमर और उसका मिरर इमेज दोनों ही बन रहे हैं। बात यह है कि ये दोनों बराबर क्वांटिटी में मिलेंगे कि कम ज्यादा मिल सकते हैं। अगर हम देखें कि कार्बोकेटायन एक फ्लैट इंटरमीडिएट होता है, बीइंग फ्लैट इंटरमीडिएट, इस पे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर से अटैक होने के चांस जितने रहते हैं, नीचे से अटैक होने के चांस भी उतने ही रहेंगे। तो इन दोनों को बिल्कुल 50-50% क्वांटिटी में मिलना चाहिए, और अगर दोनों एनेंटियोमर बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में रहेंगे तो ये सॉल्यूशन एक रेसिमिक मिक्सचर रहेगा। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर्स इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। तो ये एक रेसिमिक मिक्सचर आपको
देगा, रेसिमाइजेशन होगा यहाँ पर। ये दोनों बिल्कुल 50-50% क्वांटिटी में मिलना चाहिए, लेकिन ये दोनों बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में नहीं मिलते। ऐसा कैसे होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म को अगर हम फिर से देखें, ये एक टेट्राहेड्रा है, लीविंग ग्रुप यहाँ से डिपार्ट करके चला गया, ये एक कार्बोकेटायन बन गया। अब इस कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है ऊपर से या नीचे से, तो कायदे से इस कार्बोकेटायन पे अटैक के चांस ऊपर और नीचे से बिल्कुल बराबर होने चाहिए था, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर अमाउंट में बनने चाहिए। बट फिर से हम देखते हैं, ये एक टेट्राहेड्रा था, ये लिविंग ग्रुप था, ये लिविंग ग्रुप डिपार्ट किया और ये कार्बोकेटायन बना। अच्छा, ये लिविंग ग्रुप डिपार्ट होके मान लीजिए बहुत दूर चला गया और ये कार्बोकेटायन बन गया और ये कार्बोकेटायन मीडियम में काफी देर तक घूमता फिरता रहा, तो इसकी दोनों फेस इक्विवेलेंट हो जाती। मगर ऐसा होता नहीं। लिविंग ग्रुप जब जाता है तो जैसे ये लिविंग ग्रुप जाता है, कार्बोकेटायन बनता है, न्यूक्लियोफाइल तब तक आ चुका होता है। मींस इसमें ऐसा नहीं रहता कि ये बहुत दूर चला गया हो और ये अच्छा घूमता फिरता रहे और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक कर रहा। रिएक्शंस आयनिक वे में जब होती है तो इतनी फास्ट वे, सेकंड स्टेप इतनी फास्ट कि जैसे ये लिविंग ग्रुप गया और तब तक न्यूक्लियोफाइल आ चुका। तो अगर हम इस रिएक्शन को इस प्रकार से देखें कि ये लिविंग ग्रुप जब जा चुका होता तो ये बहुत दूर नहीं गया होता, तो टेट्राहेड्रा पे जब लिविंग ग्रुप जा चुका होता और यह बहुत दूर नहीं गया, तो इस टेट्राहेड्रा की ये जो दोनों फेस है, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है 100%। यहाँ अभी भी कुछ लोकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है, सॉरी लिविंग ग्रुप बना हुआ है। तो ये लिविंग ग्रुप का कुछ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ मेंटेन्ड है जब ये जा रहा है और तब तक न्यूक्लियोफाइल आ गए, तो ये वाले न्यूक्लियोफाइल इससे रिपल्शन के कारण हिंड्रेंस और रिपल्शन के कारण इनको अटैक करने में डिफिकल्टी आएगी, मगर ये फेस तो पूरी तरह एक्सपोज्ड है हमेशा। मतलब ये वाला अटैक ज्यादा फेवरेबल होगा और ये वाला अटैक लेस फेवरेबल होगा जिस तरफ से लिविंग ग्रुप अभी जा रहा है। तो ये वाला फेस ज्यादा प्रोन नहीं रहेगा अटैक को, ये वाला फेस ज्यादा प्रोन रहेगा, तो ये इस रिएक्शन में मेजर अमाउंट में मिलेगा, जबकि ये मिलेगा मगर माइनर अमाउंट में मिलेगा। तो यहाँ दोनों एनहेंसोमर मिलेंगे मीडियम में, लेकिन मेजर माइनर मिलेंगे और हेंस यहाँ पर रेसिमाइजेशन तो होगा, बट वी कैन से कि यहाँ पर पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा। यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट एनहेंसोमर मिलेंगे मगर यहाँ पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन में पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, ये दोनों बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में नहीं मिलते। हाँ, ज्यादा रेसिमाइजेशन की तरफ कब जाएगा? मान लीजिए ये कार्बोकेटायन मीडियम में ज्यादा देर तक टिकता है और इसकी दोनों फेस इक्विवेलेंट होने लगती, तो फिर ये दोनों बिल्कुल बराबर बराबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको 2-3 एल्किल हैलाइड देती रहती है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी एल्किल हैलाइड ज्यादा रेसिमाइज प्रोडक्ट बनाएगी, मींस ज्यादा रेसिमाइजेशन किसमें होगा, मींस पूरा रेसिमिक मिक्सचर किसमें बनेगा, 100% रेसिमाइजेशन लगभग किसमें होगा। तो वो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं। जिस एल्किल हैलाइड में लिविंग ग्रुप जाने के बाद कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा, वो ज्यादा देर तक रिएक्शन में रहेगा और उसकी फेस इक्विवेलेंट हो जाएगी। लेकिन यदि कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल नहीं बन रहा है तो वो तत्काल रिएक्शन करना चाहेगा और उसकी ये फेस ज्यादा फेवरेबल, तो वहां रेसिमाइजेशन ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, तो इस रिएक्शन में पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। अच्छा, इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक बात हम देखें तो क्या है, ये एल्किल हैलाइड आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं दे रही है, दूसरा प्रोडक्ट भी दे रही है। ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर नहीं दे रही है, बल्कि आपको 2 स्टीरियोआइसोमर दे रही है। जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का एक पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर ही बनाता है, दूसरे को बनाता ही नहीं, इसको स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, दोनों बन रहा है, लेकिन दोनों बराबर भी नहीं बन रहा है, कम ज्यादा बन रहा है। दिस इज कॉल्ड स्टीरियो सिलेक्टिविटी, कि ये रिएक्शन इसके बनने के लिए ज्यादा सिलेक्टिव है, इसके लिए कम सिलेक्टिव है, इसको बना तो रही है लेकिन कम बना रही है। दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी। तो दिस रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव।
तो जहां SN2 रिएक्शन में केवल ये बनता ही नहीं, वो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी थी। SN1 रिएक्शन में ये दोनों बनते हैं मगर इसके प्रति सिलेक्टिविटी रहती है, दिस इज कॉल्ड स्टीरियो सिलेक्टिविटी। तो SN1 रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव होती है। नाउ कौन सा फैक्टर इस रिएक्शन मैकेनिज्म को फेवर करते हैं? अगर कार्बोकेटायन के पास कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप रहता है तो वो उस कार्बोकेटायन को स्टेबल करता है। यदि ये R1 R2 R3 में से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो इस कार्बन पे आने वाले पॉजिटिव चार्ज को प्लस आई इफेक्ट से स्टेबल कर देता है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फेवर्स द रिएक्शन मैकेनिज्म। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप अगर लगे होंगे तो वो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज के आने को फेवर करेंगे, वो उसको स्टेबलाइज कर देंगे। जबकि न्यूक्लियोफाइल को तो यहाँ बाद में आना है जब कार्बन पे प्लस चार्ज आ चुका होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का रहना इस रिएक्शन मैकेनिज्म को फेवर करता है। अगर हमने एल्किल हैलाइड्स तो कॉमन नहीं लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ले ली तो उस केस में क्या होगा? टर्शरी एल्किल हैलाइड will react faster than secondary will react faster than primary because टर्शरी एल्किल हैलाइड लेंगे तो यहाँ टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा, वो ज्यादा आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज अ फैक्टर। लेकिन एल्किल आयोडाइड फास्टर रेट से ही इस मैकेनिज्म में भी रिएक्ट करेंगे बिकॉज RDS में हेलोजन को निकल के जाना है। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा कार्बोकेटायन उतना जल्दी बनेगा। तो alkyl iodide will react faster than alkyl bromide will react faster than alkyl chloride will react faster than alkyl fluoride। इस रिएक्शन मैकेनिज्म में भी ऐसे ही होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट will favor this mechanism। अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक हुआ तो वो कार्बोकेटायंस के बनने को फेवर करेगा। प्रोटिक सॉल्वेंट अगर हुआ तो वो कैटायन एनायन दोनों को अच्छे से सॉल्वेट कर देगा, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा, उसके पहले लीविंग ग्रुप चला जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल वीक हो चुका है लेकिन बाद में तो उसको फास्ट स्टेप में अटैक करना है, तो वीक होने से भी प्रॉब्लम उसको रहेगी। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर, एसिटिक एसिड, अल्कोहल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकने वाले रहते हैं ये फेवर करेंगे इस मैकेनिज्म को। एंड वीक न्यूक्लियोफाइल और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल फेवर दिस रिएक्शन मैकेनिज्म। यदि वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ या उसका कॉन्सेंट्रेशन लो रहा तो वो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को फेवर करेगा बिकॉज तब SN2 नहीं हो पाएगी, तो एल्किल हैलाइड जो भी रिएक्ट करेगी वो SN1 से करेगी। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अगर आपने वीक कर दिया या उसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया तो भी उसको अटैक तो फास्ट स्टेप में करना है, रिएक्शन का रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर तब SN2 रिएक्शन स्लो हो जाएगी तो रिएक्शन का मेजर पोर्शन SN1 से जा रहा होगा। एक और बात, SN2 में चूंकि SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती थी तो वहां कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं रहती थी। क्योंकि SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती थी वहां कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं रहती थी। लेकिन SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है तो अगर कोई चीज इस हैलाइड आयन का निकलना इजी कर दे तो वो इस रिएक्शन को कैटलाइज कर देगी। लुईस एसिड acts as catalyst for the reaction like silver ions in the medium, like mercury ions in the medium। लुईस एसिड इस रिएक्शन को फेवर करेंगे। अगर मीडियम में सिल्वर आयंस आपने ले लिए तो सिल्वर आयंस तो कार्बोकेटायन का बनना बहुत तेज कर देते हैं बिकॉज सिल्वर आयन फटाक से इस हैलाइड को प्रेसिपिटेट करा देते हैं। एक एल्किल हैलाइड पे आपने सिल्वर आयंस ले लिए, सिल्वर नाइट्रेट वगैरह, वो हैलाइड को लेकर AgX प्रेसिपिटेट कर देगा और कार्बोकेटायन बड़ी तेजी से बना देगा। तो प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड विल कैटलाइज दिस रिएक्शन। BF3 ले लो, AlCl3 ले लो,
आ गया। So this is a comparison of SN2 reaction and SN1 reaction. ये SN2 reaction और SN1 reaction का comparison। ठीक है, तो हमने देखा कि एल्किल हैलाइड्स बड़ी आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देते हैं और उनकी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 से भी हो सकता है और SN1 से भी हो सकता है। SN2 और SN1 को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हमने देखे और उनका एक कंपैरिजन देखा। नेक्स्ट वन इज, तो हमने देखा कि एल्किल हैलाइड्स काफी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं। वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल भी हैलाइड आयन को हटा सकता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बड़ी आसानी से एल्किल हैलाइड्स में हमको मिलती है। मगर एल्किल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में मैक्सिमम क्वेश्चंस में दिक्कत इस बात की नहीं आती है कि आपको SN1 और SN2 में से कौन सा पाथवे से प्रोडक्ट बनाना है, बल्कि दिक्कत आती है इस बात की ये डिसाइड करने में कि वो एल्किल हैलाइड उस रिएजेंट के साथ में जब रिएक्ट करेगी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगी कि एलिमिनेशन करेगी। एल्किल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक हम पहले ही देख चुके हैं एल्कीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। एल्किल हैलाइड्स गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन हुई, यहाँ पर मीडियम में OH आयन ने या अल्कोक्साइड आयन यहाँ पर था मीडियम में, उसने आकर इस हेलोजन को निकाला, लेकिन खुद यहाँ पे आके नहीं लगा, बल्कि उसने यहाँ से एक बीटा H निकाल लिया। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे आर द कंपीटिंग रिएक्शंस। ये कंपीटिंग रिएक्शंस होती हैं क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट सेम है। जब रिएक्शंस में रिक्वायरमेंट सेम हो जाती हैं तो दो रिएक्शंस एक दूसरे से कंपीट करती हैं। अगर एक एल्किल हैलाइड पे आपने अल्कोहलिक KOH डाल के हीट कर दिया तो हो सकता है ये अल्कोहलिक KOH यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन देकर अल्कोहल बना देता या फिर वो यहाँ से बीटा H निकाल देता। अगर हम देखें तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की 3 रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की 3 रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। पहली रिक्वायरमेंट द प्रेजेंस ऑफ गुड लीविंग ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। द प्रेजेंस ऑफ गुड लीविंग ग्रुप इन द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में एक गुड लीविंग ग्रुप होना बीटा एलिमिनेशन होने के लिए। द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इन द मीडियम। मीडियम में एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट हो। और तीसरा द प्रेजेंस ऑफ बीटा H इन द सबस्ट्रेट। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जब ये 3 रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, जैसा कि हमने ये देखा था। अल्कोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस होता है। मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड में एक हेलोजन अच्छा लीविंग ग्रुप है और इस मॉलिक्यूल में एक बीटा H है। बेस आकर इस बीटा H को निकाल लेता है, लीविंग ग्रुप यहाँ से भाग जाता है तो एक एल्कीन बन जाती है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यही 2 रिक्वायरमेंट, इन 3 में से 2 रिक्वायरमेंट SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की है, ये 2 रिक्वायरमेंट SN रिएक्शन की भी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल में एक लीविंग ग्रुप होना चाहिए, दूसरा मीडियम में कोई अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। जितने बेस होते हैं वो सब न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं,
अगर ये बेस का काम ना करके न्यूक्लियोफाइल का काम करते, अगर ये बेस का काम ना करके न्यूक्लियोफाइल का काम कर देता तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता। हम देख रहे हैं कि रिएजेंट तो आप सेम डालोगे, तो हु विल डिसाइड कि सब्स्टिट्यूशन हो कि एलिमिनेशन। दरअसल ये रिएक्शन दोनों रास्ते हैं। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में एल्किल हैलाइड्स की जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो वह एलिमिनेशन होकर एल्कीन भी बन रही है, या हम एल्कीन बनाना चाहते हैं तो वह सब्स्टिट्यूशन होकर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बन रहा होता है। तो किसी क्वेश्चन में हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम सब्स्टिट्यूशन कराएंगे या एलिमिनेशन कराएंगे, वो जरूरी होता है। तो इसके पहले हम लोग क्या कंपेयर कर रहे थे, SN2 वर्सेस SN1, पर अब हम क्या कंपेयर करें, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। This is the more crucial thing. किसी केमिकल रिएक्शन में किसी क्वेश्चन में ये कंपेयर करते आना कि इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। इसको कंपेयर करने में हमें क्या बात ध्यान रखनी पड़ती है, एक रिएक्शन में एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा, ये बात डिसाइड की जा सकती है पहला तो बाय एनालाइजिंग द सबस्ट्रेट, दूसरा बाय एनालाइजिंग द लीविंग ग्रुप, तीसरा सॉल्वेंट, एंड चौथा टेम्परेचर। किसी केमिकल रिएक्शन में एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा, इस बात को डिसाइड करने वाली चार चीजें रहती हैं। तो आपको इन चार चीजों पे ध्यान देना चाहिए, टेम्परेचर पे, सॉल्वेंट पे, लिविंग ग्रुप पे और सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट कैसे डिसाइड कर पाता है, नहीं लिविंग ग्रुप को हटा देते हैं, लिविंग ग्रुप तो दोनों केस में जाने ही। रिएजेंट, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, सॉल्वेंट और टेम्परेचर, ये चार चीजें हैं जो डिसाइड कर सकती हैं कि एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा। सबस्ट्रेट के बेसिस पर हम किस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं, सबस्ट्रेट में कार्बन अगर प्राइमरी कार्बन है या सेकेंडरी कार्बन है या टर्शरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है या टर्शरी कार्बन है, तो जनरली अगर सबस्ट्रेट प्राइमरी कार्बन वाला रहता है तो इस अटैकिंग स्पीशीज को एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करना इजी हो जाता है, बिकॉज उसको इस कार्बन पे अप्रोच करना इजी पड़ता है। यहाँ पर एक ही मिथाइल ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस दो छोटे छोटे हाइड्रोजन के कारण बहुत ज्यादा नहीं रहता है, और इसलिए न्यूक्लियोफाइल एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ये दोनों एक दूसरे की कंपीटिंग रिएक्शन है, मगर इनमें एक बेसिक बात का डिफरेंस है, और वो बेसिक बात है साइट ऑफ अटैक। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में एक बेसिक बात का डिफरेंस है साइट ऑफ अटैक। जहां कोई रिएजेंट आके, ये आर रिएजेंट है, एल्किल ग्रुप नहीं है, चलो इसको बेस लिख लेता हूं डी, ये अटैकिंग रिएजेंट अल्फा कार्बन पे अटैक करता है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जबकि अगर वो बीटा कार्बन के एच खींचता है तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। मतलब साइट ऑफ अटैक अलग है दोनों का, इसलिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि रिएक्शन में एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड
तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजियर हो सकता है अल्फा कार्बन पे, इन 3 छोटे छोटे 2 एच के बीच में से घुस के ये जा सकता है, अटैक कर सकता है और ये लीविंग ग्रुप जाके सब्स्टिट्यूशन दे देगा। लेकिन अगर एक सेकेंडरी एल्किल हैलाइड तो इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ बीच में घुस के अटैक करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, उसके बजाय ये पेरिफेरल एच निकालना ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्फा कार्बन पे अटैक नहीं करना होता, उसको बीटा कार्बन के एच निकालने होते हैं पेरिफेरल, तो वो इजी पड़ता है। टर्शरी में तो और इजी पड़ेगा। टर्शरी में तो और इजी पड़ेगा, मतलब टर्शरी में ज्यादा फेवर क्या कर जाएगा, ये रिएजेंट बजाय बेस की तरह काम करे, बजाय न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करके यहाँ टेक करे, उसके बजाय तो ये बेस की तरह काम करना इसको इजी पड़ेगा, क्योंकि नो अल्फा एच है, कोई भी निकाल देगा और एलिमिनेशन फेवर कर जाएगा। मतलब सबस्ट्रेट के बेसिस पे देखें तो टर्शरी एल्किल हैलाइड एलिमिनेशन ज्यादा फेवर करते हैं, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में एलिमिनेशन भी हो सकता है या इनमें सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, दोनों का मिक्स कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, हमें बाकी चीजें और देखनी पड़ेगी। लेकिन प्राइमरी एल्किल हैलाइड ये सब्स्टिट्यूशन ज्यादा फेवर करेंगे। अगर इसका एक एग्जांपल देखें तो आपको याद होगा कि कोरियाहाउस सिंथेसिस की जो लिमिटेशन हुआ करती थी, लिमिटेशन या प्रिकॉशन हुआ करती थी, कोरियाहाउस सिंथेसिस में जब हम लास्ट स्टेप में लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट बना लेते थे और उसको एक एल्किल हैलाइड पे अटैक कराते थे ताकि हमको एक एल्केन मिल सके प्लस अदर प्रोडक्ट यहाँ मिलेंगे। तो इस रिएक्शन में ये जो एल्किल रहता था ये कार्बोनाइल रहता था और ये जो एल्किल हैलाइड ये कार्बोकैटायन रहता था, तो इस पे अटैक होता था और जाके एल्केन बनती थी। अब यदि इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिला इस कार्बोनाइल को, जबकि कार्बोनाइल बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो कार्बोनाइल वैसे तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये एल्केन हमको न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से मिलती है इसके न्यूक्लियोफिलिक नेचर के कारण, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की है और अगर इसको यहाँ हल्का सा भी स्टेरिक हिंड्रेंस मिला इस कार्बन पे अटैक करने, तो वो बजाय इस सेंट्रल कार्बन पे अटैक करके सब्स्टिट्यूशन देने के वो इस पेरिफेरल हाइड्रोजन निकाल ले जाएगा यहाँ से। तो इसको ज्यादा में ज्यादा ये अच्छा रहेगा कि मिथाइल ग्रुप रहे और या फिर ये प्राइमरी रहे, ये वाला आर आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी ले लो चलेगा। तो कोरियाहाउस सिंथेसिस में हमें लास्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए एल्केन चाहिए थे, तो जिस पर अटैक होना है वो प्राइमरी होना चाहिए था, क्योंकि प्राइमरी पे सब्स्टिट्यूशन होता है। यदि टर्शरी होगा तो वहाँ एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। इस तरह से हम सबस्ट्रेट को देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन मान लीजिए सबस्ट्रेट आपको कॉमन दे रखा है और रिएजेंट बदला जा रहा है, अटैकिंग रिएजेंट, ये जो अटैक करेगा वो, तो फिर इसमें कैसे चेक करें? नाउ अटैकिंग रिएजेंट अगर चेंज होता है, मान लीजिए आपके पास में एक एल्किल हैलाइड और हमने इस पे अल्कोक्साइड का अटैक कराया, तो अगर ये अल्कोक्साइड एज अ बेस काम करता है तो वो ये H निकाल के ले जाएगा। लेकिन अगर वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है तो वो यहाँ अटैक करके Cl को हटाएगा। तो अगर वो एज अ बेस काम करता है तो वो एल्कीन बनाएगा, लेकिन अगर वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है तो वो ईथर बनाएगा। इस रिएक्शन के 2 प्रोडक्ट बन सकते थे ये। अब इस पे डिसाइड किया, इस पे कैसे डिपेंड करेगा कि ये क्या करे, बेस का काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का काम करे। तो रिएजेंट के लिए फिर हमको देखना पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, कि वेदर वो रिएजेंट ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या वो ज्यादा अच्छा बेस है।
अगर वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो वो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा देगा, और अगर वो न्यूक्लियोफाइल तो है लेकिन बेटर बेस है तो फिर वो एलिमिनेशन ज्यादा देगा। तो हमें उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को उसकी बेसिसिटी से कंपेयर करना है कि वेदर इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल और वेदर इट इज अ बेटर बेस और स्ट्रॉन्गर बेस। न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है और बेसिसिटी क्या होती है? जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो सब लुईस बेस होते हैं, ये हमें पता है। ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दो अलग चीजें हो सकती हैं। सारे न्यूक्लियोफाइल बेस होंगे लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी अलग चीजें हो सकती हैं। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा ये जरूरी नहीं। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस भी हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी तो अलग चीज है। तो हाउ टू कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी? पहले हमको देखना चाहिए न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी तो अलग चीजें क्यों। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज का SN2 रिएक्शन में रेट को बढ़ा देना, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाती है। अगर हम न्यूक्लियोफाइल्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम एक काम करें, एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड लें और न्यूक्लियोफाइल को बदलते जाएं और हम देखें फास्टर रेट से कहाँ रिएक्शन आ रही है। तो जहां फास्टर रेट से सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा वो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना मतलब SN2 रिएक्शन के रेट को कितना तेजी से वो बढ़ा सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है कि अलग अलग न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए आपके पास में है, OH माइनस आयन है, साइनाइड आयन है, SH माइनस आयन है। तो हम ये रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे कि फास्टर रेट से कौन सी रिएक्शन हो रही है। जहां फास्टर रेट से ये SN2 रिएक्शन हो रही होगी वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, और फास्टर रेट से कौन सी रिएक्शन हो रही होगी जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी। मतलब इनमें से कौन कम एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू रिएक्शन करा सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ काइनेटिक पैरामीटर, क्योंकि हम इसको मेजर करते हैं कि कितने फास्टर रेट से SN2 रिएक्शन हो रही है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसी आयन का एक काइनेटिक पैरामीटर है टू इंक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। लेकिन बेसिसिटी जो है, बेसिसिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि कितनी फास्टर रेट से ये SN2 रिएक्शन कराता है। बेसिसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि एक बेस कितनी स्ट्रांगली ये H को पुल करता है, बेस कितनी स्ट्रांगली इस H को पुल करता है। इस H को कितनी स्ट्रांगली पुल करता है। अच्छा, ये बेस इस H को स्ट्रांगली पुल कैसे करेगा? जब इस बेस की एफिनिटी इस H के लिए बहुत ज्यादा रहेगी और इस बेस की एफिनिटी इस H के लिए ज्यादा होना, मतलब इस बेस के कॉन्जुगेट एसिड के Ka का रेसिप्रोकल, इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इस वीक एसिड के Ka का रेसिप्रोकल। ये जितना वीक एसिड होगा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा। मतलब थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा जी किसका ज्यादा नेगेटिव? जिस बेस के लिए इस रिएक्शन का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा उसकी एफिनिटी H के लिए उतनी ज्यादा रहेगी। तो बेसिसिटी इज अ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। बेसिसिटी एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है। मतलब जिस बेस का कॉन्जुगेट एसिड जितना वीक है उसका Ka जितना कम है वो बेस उतना स्ट्रॉन्ग है। तो जहां हम न्यूक्लियोफिलिसिटी को देखते हैं कि वो SN2 रिएक्शन को कितना फास्ट कर सकता है, बेसिसिटी को हम देखते हैं कि उसका कॉन्जुगेट एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये दोनों पैरामीटर से न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी चेक करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको डाटा चाहिए। इसके लिए आपको कॉन्जुगेट एसिड का Ka की वैल्यू चाहिएगी 10⁻⁵, 10⁻⁸ जो भी है, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे। इसके लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी का डाटा चाहिए।
थ्योरेटिकली हम कैसे डिसाइड करें कि एक आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे चेक करें और बेसिसिटी किस बात से चेक करें? तो बेसिसिटी को थ्योरेटिकली हम चेक कर लें बाय आवर कॉमन सेंस, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस चैप्टर में हम पढ़ते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, तो हमको पता है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा कौन कम एसिडिक होगा। जैसे हम जानते हैं अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन वाटर, अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो हम कह सकते हैं कि अल्कोक्साइड आयन इज मोर बेसिक देन OH माइनस। जब हम जानते हैं कि अल्कोहल वाटर से वीक एसिड होता है, जब हम जानते हैं कि अल्कोहल वाटर से वीक एसिड होता है, तो अल्कोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस होगा OH आयन से। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है OH आयन से, तो ये कॉन्जुगेट एसिड वीक हो जाएगा H2O से। तो बेसिसिटी एक थर्मोडायनामिक पैरामीटर है एंड इट शुड बी डिसाइडेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। लेकिन फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे चेक करें? किसी आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे चेक की जाएगी? न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करने के लिए हमने अभी रिएक्शन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म देखा था कि बीइंग न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल को अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करना होता था वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की छोटी लोब को। जब एक न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटी वाली लोब को दे रहा होता है, तो इस लोब में अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड देने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा रहेगी वो ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बनाएगा। मतलब इस नेगेटिव, इस इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल की अपना इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा रहेगी वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल रहेगा। तो किसी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल की या किसी एनायन की अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड देने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? किसी एनायन का अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी को दे देने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा था, द टेंडेंसी ऑफ द आयन टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड towards a cation or towards anything electron deficient is called its polarizability. वो उसकी पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। तो अगर आपको न्यूक्लियोफाइल्स की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो उनकी पोलराइजेबिलिटी चेक कर लो। जिसकी पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल रहेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ काइनेटिक पैरामीटर and it can be decided by the polarizability of the anion। और polarizability हम ला सकते हैं किससे? पॉइजन्स रूल। किसी एनायन पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, किसी एनायन का जितना बड़ा साइज होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिक पैरामीटर है, इसको आयन्स की पोलराइजेबिलिटी से चेक कर सकते हैं। बेसिसिटी एक थर्मोडायनामिक पैरामीटर है, ये डेल्टा जी पे डिपेंड करता है और इसको हम कॉन्जुगेट एसिड की स्ट्रेंथ से पता कर सकते हैं। तो हम अटैक करने वाले आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी को कंपेयर करें। अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल पाया जाता है तो सब्स्टिट्यूशन देगा, अगर वो अच्छा बेस पाया जाता है तो वो एलिमिनेशन ज्यादा देगा। तो आज टाइम हो गया है, इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे का देखेंगे और एरिल हैलाइड्स पढ़ेंगे। बट नेक्स्ट क्लास के पहले मैं अगली क्लास में इसको पहले कंप्लीट करूंगा। आधे घंटा करीब लगेगा या 20 मिनट, आधा घंटा में करीब हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग आप लोगों के अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके डाउट्स पढ़ेंगे। और यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन को अभी आप क्वेश्चन अपने तो नहीं दे सकते मुझे, तो बेहतर है कि अभी आपको जो क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो वो मैं उसको बाद में लूंगा। आपको तरीका बताऊंगा कि आपके क्वेश्चन मेरे पास तक कैसे आएंगे। मीनवाइल मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। और इसका एक और दूसरा हम काम कर सकते हैं, ड्राइव पर या गूगल ड्राइव पर एल्केल हैलाइड का पैकेज अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसी क्वेश्चंस को हम अगले क्लास में लेवल 1 लेवल 2 डिस्कस कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, अभी सब्जेक्टिव बाद में करेंगे।
तो पहले ऑब्जेक्टिव्स लेवल 1 लेवल 2 जो पैकेज में है उनको आप सॉल्व करिए और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले इसको कंप्लीट करेंगे, देन वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ एल्किल हैलाइड पैकेज, जो कि गूगल ड्राइव पर है, आपके यूट्यूब में उसकी लिंक आ चुकी है। ठीक है।